हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिविल्स कनेक्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म में। और हम जो आई दृष्टि मैगजीन है उसको लगातार कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में जो आज का हमारा पिलर या टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश परिदृश्य। तो उस उत्तर प्रदेश परिदृश्य में जितनी भी जो हमारी खबरें हैं उनको हम एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे और आज इस पूरे पिलर को समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखते हैं। तो पहला है सिंगना। तो ये जो सिंगना है ये क्या है? तो 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में, यानी आगरा में एक स्थान है ये सिंगना, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है CIP के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये है सिंगना जो कि आगरा में है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है। उसका जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र है उसकी स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो 20 जून 2025 को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोरखपुर जिले के जैतपुर से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। तो गोरखपुर जिले में एक जैतपुर नाम की जगह है, वहां से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। अब ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी जो निर्माण लागत राशि है वो 7,283.28 करोड़ रुपए है और इस एक्सप्रेसवे की जो कुल लंबाई है वो है 91.532 किलोमीटर। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बहराइच। तो बहराइच क्यों खबर में है उसको देखते हैं। तो 19 जून 2025 को जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया और उन्होंने वहाँ के वन अधिकारियों के साथ घड़ियालों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गेरुआ नदी जो पड़ती है बहराइच में, इसे याद रखिएगा, सीधे आ सकता है कि बहराइच में कौन सी नदी है। तो गेरुआ नदी में घड़ियाल के 7 बच्चों को छोड़ा गया है। फिर अगला है मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला। तो 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इस कार्यशाला की अध्यक्षता की। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पड़ता है, ये याद रखिएगा। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण। तो 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। और यह आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PAC, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। अग्निवीर जो हैं, पूर्व के अग्निवीर जो हैं, उनको 4 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप अग्निवीर बनते हैं तो आपको सेना में 4 साल का समय देना होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 4 साल आप जब पूरा कर लेंगे तो आपको भूतपूर्व सैनिक की तरह जो अग्निवीर में सेवा अवधि है उसको 3 साल कम कर दिया जाएगा, उसको माइनस कर देंगे। तो अगर आप जब अपनी नौकरी से रिटायर होंगे तो आपका रिटायरमेंट आपके साथ वाले रिटायरमेंट से 3 साल आगे होगा, ये बात है यहाँ पर। अगला है जो अग्निवीरों का पहला बैच है वो वर्ष 2026 में सेवा से बाहर हो जाएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा और जो 75% बचेंगे उनको अग्निवीर सशक्त और कार्यकुशल होकर समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होना होगा, ये बात है। यानी 25% को मौका दिया जाएगा कि वो पुनः उसी सेना में वापस आ जाए, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, कोई ना कोई एग्जाम होगा या किसी न किसी तरह का टेस्ट होगा, ताकि हम ये पता कर सकें कि सबसे बेहतरीन अग्निवीर कौन है जो देश के लिए अच्छे साबित होंगे। तो ये कहानी है। आगे है गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण।
तो 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के चरगावा में 200 टीपीडी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है। अब यह जो स्टेशन है यह नगर निगम गोरखपुर द्वारा 9.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। लगभग 9 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, ये बात कही गई है। फिर अगला है एनएमसीजी की 63वीं बैठक। अब इसे जानते हैं। तो 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन क्लीनिंग गंगा, इसकी 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियां उनके पुनर्जीवन हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका कुल बजट 126.41 करोड़ रुपए है। अब ये जो गंगा है ये वैसे तो निकलती उत्तराखंड से, लेकिन इसकी बहुत सी नदियां हैं, जैसे कि रामगंगा, फिर गोमती, फिर शारदा, फिर कोसी, फिर महानंदा, इस तरीके से इसकी बहुत सी नदियां हैं। वहीं इस तरफ भी यमुना, फिर केन, पुनपुन, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अब आगे देखते हैं अगला, एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना। तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसकी प्रत्येक विधानसभा में एक जो बारात शाला है ना, उसके निर्माण की बात कही गई है। अब हर विधानसभा के एक ग्रामीण क्षेत्र को यहाँ लिया गया है। तो पहले चरण में प्रदेश में 71 ग्रामीण विधानसभाओं में से एक विवाह घर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। यानी 71 विधानसभाओं में एक एक विवाह घर का निर्माण कराया जाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। यानी कि 71 विधानसभाओं में 100 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे ताकि एक एक बारात शाला का निर्माण हो सके। फिर अगला है अमृत 2.0 योजना, इसके बारे में जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की है। तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु नगरीय निकायों का देय निकायांश घटाए जाने और निकायांश घटाए जाने से राज्यांश पर पड़ने वाला व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब यहाँ मतलब ये है कि नगरीय निकाय जो हैं यानी अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं उनका जो निकायांश है उसको घटाया जाना, और उस निकायांश के घटाए जाने से जो राज्य के राजस्व पर जो व्यय पड़ेगा, जो भार पड़ेगा व्यय का, उसको राज्य सरकार वहन करेगी। ये प्रस्ताव पास हुआ है। अगला है पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। तो यह भी 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2011, क्योंकि अगली जनगणना हम लोग 2026-2027 में करेंगे और उसका रिजल्ट 2027 के बाद आएगा। उसके आधार पर तो पुरानी जनगणना जो है हमारे पास 2011 की, उसके आधार पर 1500 तक की आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए स्वयं के संसाधन से, यानी उस ग्राम पंचायत में जो संसाधन है उनसे स्वयं से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। और यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि को प्रदान करेगी। ऐसे बहुत सी पंचायतें हैं जहाँ का जो क्षेत्र है वो किसी न किसी वजह से रिच है, वहाँ विविधता है, और उस विविधता से कैसे हम आय का जनन, उसकी प्रतिपूर्ति और उसका प्रोत्साहन कर सकते हैं ताकि हम अपने जो पंचायत है उसको स्वयं सबल बना सकें। इसलिए इस योजना को लाया गया है। फिर अगला जो है वो है लखनऊ। अब 11 मई 2025 को जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने लखनऊ के उत्तर प्रदेश में
ब्रह्मोस एकीकरण परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अब जो ब्रह्मोस है वो ब्रह्मा यानी कि भारत की ब्रह्मा रिवर और जो वहाँ का रूस की जो एक नदी है मॉस्कोवा रिवर, उसके साथ मिलकर के इन्होंने एक ब्रह्मोस इकाई डेवलप की है जो लंबी दूरी की उन्नत मिसाइलों का निर्माण करती है और यह एक जॉइंट कंपनी है। उसी का जो परीक्षण सुविधा केंद्र है उसी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। अगला है बदायूं। तो 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। अब अगला, उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के तहत शामिल नए उत्पाद। तो ODOP योजना क्या है कि अगर राज्य में 75 जिले हैं तो हर एक जिले में एक उसका ऐसा उत्पाद होगा जो वहाँ का निजी या एंडेमिक होगा, यानी कि वहाँ का निर्यातीय होगा। तो इसी योजना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कहते हैं, ताकि उस जिले की कोई एक खास कलाकृति को देश के स्तर पर और विश्व के स्तर पर पहचान मिल सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बात है। अब आगे देखते हैं। तो मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। अब इनमें कौन कौन से हैं? तो कृषि उपकरण और सहायक सामग्री जो बनती है वो बागपत में है। फिर होजरी के उत्पाद जो हैं वो सहारनपुर में। होजरी तो मतलब ये मान लीजिए कि जो अधो वस्त्र होते हैं, जो आपके जो बड़े बाह्य कपड़े हैं उनके अंदर पहनने वाले वस्त्र हैं, या आप जो लोअर पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, वो होजरी के फैब्रिक से बनी होती हैं, वो होजरी है। धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान, इसके लिए गाजियाबाद। धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, इसके लिए अमरोहा। पेठा उद्योग और सभी प्रकार के जो फुटवियर हैं उसके लिए आगरा। और धातु के उत्पादों के लिए हमीरपुर। लकड़ी उत्पाद के लिए बरेली। चिकोरी उत्पाद के लिए एटा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रतापगढ़। चिकोरी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको बता दूंगा अभी कि क्या है ये। एक तो ये एक तरीके की फसल है, ये मान लीजिए आप, और ये जो फसल है एक तरीके की फूलदार फसल है, और इसको हम कॉफ़ी के प्रतिस्थापक के रूप में देखते हैं। हालांकि ये उतनी सर्वमान्य नहीं है और आम जनमानस में उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन ये चिकोरी एक तरह की फसल है, पौधा है। आगे देखते हैं अगला है यूपी एग्रीज AI प्रज्ञा। इसके बारे में जानते हैं। तो 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा, इन्होंने यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। अब इस परियोजना को जो उद्देश्य है वो पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, जिसमें पूर्वांचल के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिले में कृषि में क्रांति लाना और महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। पहला तो ये कि ये बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुल 28 जिलों को जोड़ेगी। फिर पूर्वांचल के 21 जिले हैं और बुंदेलखंड के 7 जिले हैं। फिर ये जो योजना है महिलाओं की 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। किस में करेगी? तो ये कृषि क्षेत्र में करेगी। और इस योजना में 4000 करोड़ रुपए का व्यय है, जिसमें 2737 रुपए विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा। और इस परियोजना में विश्व बैंक के अतिरिक्त जो बाकी बचा पैसा है वो पैसा 1166 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इस परियोजना के तहत जो 10,000 महिला उत्पादक समूह हैं उनको जोड़ेंगे और 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वह वहाँ से सीख कर आएँ और यहाँ पर एक क्रांतिकारी कृषि को बढ़ावा दें। ये बात कही गई है। फिर अगली जो बात कही गई है उसे जानने की कोशिश करते हैं। AI प्रज्ञा भी एक कार्यक्रम है। तो AI लगा है तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा होगा। अब इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का जो लक्ष्य है कि 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और डिजिटल जो तकनीक है उसमें प्रशिक्षण देना है।
और इस कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। ये बात कही गई है। अगला, उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना की बात कही गई है। इसे देखते हैं। तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड पार्क यानी बीज पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जो पहला सीड पार्क है वो उत्तर प्रदेश के मध्य जोन में स्थापित होगा, जो कि लखनऊ है। उसका जो अटारी क्षेत्र है वहां पर 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 266.70 करोड़ रुपए है। और इस पार्क का नाम जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें भारत रत्न मिला है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, जिनके नाम पर लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी नाम है, उनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। और जो शीश 4 सीड पार्क हैं उनको विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। जैसे कि एक पश्चिमी जोन में किया जाएगा, जो ये सहारनपुर वाली बेल्ट है, शामली बागपत वाली बेल्ट है। एक तराई जोन में, जो ये लखीमपुर, बहराइच ऊपर वाली बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, उसमें स्थापित किया जाएगा। एक पूर्वी जोन है, जो ये बलिया, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, इनमें किया जाएगा। ये वेस्ट की हो गई, ये ईस्ट, ये हमारी नॉर्थ की हो गई, ये ईस्ट की हो गई। और एक है बुंदेलखंड जोन, जिसका लगभग हिस्सा साउदर्न है यानी दक्षिणी है, तो वहां पर स्थापित किया जाएगा। तो ये चारों दिशाओं में एक एक जोन बनाने की बात कही गई है। फिर अगला कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022, जो कि अब संशोधित हो चुकी है, उसके बारे में कहा गया है। तो वो कहा जा रहा है इसमें कि 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन किया है और उसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। अब उसे देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इस नई संशोधित नीति के तहत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 है, उसके बराबर की सुविधाएं देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। और नई दुग्ध जो प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनकी स्थापना की जाएगी। मौजूदा इकाइयां हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। उसके लिए पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा, जो कि 10% से बढ़ा करके 35% अनुदान कर दिया गया है। आगे कहा गया है कि जो नई इकाई है, ये तो पुरानी इकाई की बात हो गई, मौजूदा इकाइयों की। अब जो नई इकाई हैं जिनकी स्थापना है उनको लेकर अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपए, और मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए जो अनुदान है अधिकतम वह 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो महिला उद्यमी हैं उनको सौर ऊर्जा आधारित 70 केवीए 70 किलोवोल्ट एम्पियर की बिजली परियोजना लगाने पर 90% तक अनुदान मिलेगा। यानी कि अगर वो 75 केवीए का सौर ऊर्जा प्लांट लगाती हैं अपने क्षेत्र में तो उन्हें 90% तक सब्सिडी मिलेगी। ठीक, जबकि पुरुष उद्यमियों को ऐसी परियोजनाओं को 50% मिलेगी। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा विभेद क्यों? तो इसका कारण ये है ताकि महिलाओं को भी समता दी जा सके। आपको पता होगा कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में हमारे संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है। वो इसीलिए है कि जो वंचित वर्ग है या वंचित लिंग है उसको हम आगे आने वाले समय में उसको समकक्ष लाएं, जो वर्ग अभी वर्तमान में चल रहा है उसके साथ साथ बराबर उसको खड़ा करें। तो यही यहाँ पर भी है कि ये जो अंतर है ये महिलाओं को आगे लाने के लिए लाया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024, इसको जानते हैं। तो 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को मंजूरी दी गई। अब इसका जो उद्देश्य है वह क्या है उसे देखते हैं। तो प्रदेश में IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वित्त यानी फाइनेंस, मानव संसाधन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्राहक सहायता यानी कि कस्टमर हेल्प जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देना है, ताकि इसकी स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर
उल्लेखनीय और सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसका ये मतलब है। फिर जीसीसी टीयर 1 यानी कि ये जो हम वैश्विक क्षमता केंद्र है, इसको जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, इसको टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे। ये क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण एवं शहरी आय असमानताओं को कम किया जा सकेगा। अगला आगरा के बारे में जानते हैं। तो 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया और साथ ही साथ उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया। अब भीमराव अंबेडकर कौन है? सब कोई जानता है। उन्होंने हमारे संविधान को लिखा है, उसकी ड्राफ्टिंग की है, वो है। हालांकि वह अकेले नहीं थे उस ड्राफ्ट कमेटी में, और भी उनके साथ 7 लोग थे। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के लखनऊ में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि जीरो पॉवर्टी का अभियान भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया जाएगा। ठीक, अब जीरो हंगर आपने एसडीजी गोल में देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है? अब आप सोचिए और कमेंट करके बताइए कौन से एसडीजी गोल में हम हंगर को रखते हैं, सोचिए और बताइएगा। फिर अगला है कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। तो 6 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया है। 1200 करोड़ रुपए के निवेश से 30 एकड़ के क्षेत्रफल में यह प्लांट अनाज आधारित है। अब यह डिस्टिलरी प्लांट एक इथेनॉल प्लांट है, यानी इथेनॉल का डिस्टिलेशन करेगा, यानी आसवन करेगा। इससे पेट्रोल और डीजल की जगह इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। आपने एक बहुत न्यूज़ में एक विषय सुना होगा जो कि मेंस में बहुत काम आता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिससे प्रदूषण भी कम होता है और हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता और उसके आयात पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। इथेनॉल पे इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है कि जब इथेनॉल को आप आग में जलाते हो तो ये एरोमेटिक फ्लेम्स या सूटी फ्लेम्स को नहीं उत्सर्जित करता है। सूटी फ्लेम उनको कहते हैं जो कार्बन से युक्त धुआं है, उसे सूटी फ्लेम्स कहते हैं। तो इसलिए इथेनॉल जो है वो कार्बन के धुएं को उत्सर्जित नहीं करता जलाने पर, इसलिए हम इतना ब्लेंडिंग पर जोर दे रहे हैं। अगला है श्रृंगवेरपुर धाम। 3 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री जी ने श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुह के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर 579 करोड़ रुपए की 121 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। निषाद राज गुह कौन है? तो जब भगवान श्री राम ने अपना गृह त्याग किया था अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ, तो जब वे अपने अयोध्या से चलते चलते चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो उन्होंने जब संगम में आए तो उन्होंने नदी पार करने के लिए निषाद राजगुरु से निवेदन किया था कि हमको आप नदी पार करा दो। तो ये वही है। आगे मुख्यमंत्री ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए और मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। ये बात कही गई है इसमें। अब इसके बारे में जानते हैं। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता। अब इसको देखते हैं। ये जो है 11 मार्च 2025 को दोनों के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। 150 एकड़ में फैला यह पार्क होगा जो 650 मीटर की एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जुड़ा होगा।
NH7 व NH2 जंक्शन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। ये बात कही गई है। आगे इसमें बताया जा रहा है, अगला है वाराणसी में डॉल्फिन सफारी। तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। और आपको पहले भी बताया है मैंने इसी आई दृष्टि मैगजीन में कि उत्तर प्रदेश नदी डॉल्फिन के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या रखता है। अगला बिठूर महोत्सव, इसके बारे में जानते हैं। 2025 में जो हुआ 21 से 23 मार्च के बीच 2025 में कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये गंगा के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है बिठूर, और यहीं पर आपने सुना होगा कि 1857 की क्रांति के बाद नाना साहब को यहीं पर निर्वसित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ पर एक किला भी बना है उनका। यह जो महोत्सव है प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसका संबंध 1857 से है। पौराणिक इसलिए क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे है, इसलिए पौराणिक है। फिर इस वर्ष यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। अगला रंगोत्सव। तो रंगोत्सव के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित कौन है उत्तर प्रदेश में? तो एक बनारस है, इलाहाबाद है, हमारा बरसाना यानी कि मथुरा जिला है, उसके बारे में जानते हैं। तो 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री ने बरसाना मथुरा में रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। यह उत्सव उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया। इस उत्सव का समापन 22 मार्च 2025 को हुआ। तो कुल मिला के आपको इसमें यह याद रखना है कि यह मुख्यमंत्री ने इसको बरसाना मथुरा में आरंभ कराया। फिर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया, वही इसका कर्ता धर्ता है। अगला है काशी तमिल संगमम KTS 3.0। 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। काशी तमिल संगमम 3.0 का जो मुख्य विषय है वह है महर्षि अगस्त्य पर आधारित था। संगम काल में 3 संगम बैठकें होती हैं। अब ये संगम काल क्या है? तो दक्षिण भारत में ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले से ईसा मसीह के जन्म से 300 साल बाद तक एक काल चला, जहाँ पर चोल, चेर और पांड्य ये 3 राज्य थे। ठीक, अब ये जो तीनों राज्य थे वहाँ पर यह संगम काल इसको बोलते हैं। इन संगम काल में 3 बैठकें होती हैं। उनमें से एक बैठक जो है उसके जो प्रणेता कहें या आप उसके आयोजक जो हैं या उसका जो बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं वो महर्षि अगस्त्य हैं। तो इसलिए महर्षि अगस्त्य पर यह थीम रखी गई है। फिर जिसमें से ये जो बैठकें हैं मदुरई, अलवई कपाटपुरम इन जगहों पर हुई हैं। अगला है इस कार्यक्रम के लिए IIT मद्रास, IIT BHU कार्यान्वयन एजेंसियां थी, क्योंकि ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में ही स्थापित हैं। और एक चीज़ आपने सुनी होगी कि अभी तो हमारे चाइना के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं है, पर एक समय पर एक बैठक चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वो भी तमिलनाडु आए थे मामल्लपुरम में, और भारत के प्रधानमंत्री उससे पहले वुहान गए थे। तो ये भी एक जोड़ता है। जैसे काशी तमिल भारत के लिए है, वैसे वुहान और तमिल संस्कृति चाइना और भारत की संस्कृति की तरह है। जैसे इनमें सिमिलरिटी है वैसे वहाँ सिमिलरिटी है। अगला भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 में 8 से 10 फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 का आयोजन भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया। इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट यहाँ पर हुआ। अब यह संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा, जो कि एक डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है, और इसका मुख्य विषय है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अगला
अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025। तो 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसे आप राष्ट्रीय घटनाक्रम में महाकुंभ वाले टॉपिक में भी पढ़े होंगे या आपने उसको जाना होगा, पढ़ा होगा, ये वही है। आगे कहा गया है इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को देखने का अवसर मिला है। जैसे जो रूस में जो क्रेन वगैरह हैं और फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं जो यूरोप से आती हैं, वे सभी ठंड के दिनों में भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में माइग्रेट कर जाती हैं। उन्हीं को ही प्रवासी पक्षी कहते हैं। और जैसे जैसे यहाँ से गर्मी जाने लगती है और वापस यहाँ का मौसम बढ़ने लगता है तो ये वापस अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। ये कहानी है। ये ठंड के समय आते हैं और गर्मी के समय वापस चले जाते हैं, ये बात है। अगला, वाराणसी। 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर यानी बनारस को, वाराणसी को अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है। यानी कि जो ये अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है भारत का, इसका उप कार्यालय यहाँ पर था, इन्होंने इसको पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में तब्दील कर दिया है। और यह जो है 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय है जो पूर्ण रूप से अब बनेगा। वर्तमान में 5 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे कि एक गुवाहाटी असम में है, एक पटना बिहार में है, एक कोच्चि केरल में है, एक भुवनेश्वर उड़ीसा में है और एक कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला है गोरखपुर। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया है। इसके दौरान उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी और बहराइच से लाए गए भेड़ियों के जोड़े का नाम रखा है। अब यहाँ बात है कि हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी रखा है और बहराइच से लाए गए भेड़िए जोड़े का नाम रखा है। नर का नाम भैरव और मादा का नाम भैरवी रखा है। हाथी रेस्क्यू सेंटर में गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करके रखा गया है। ये याद रखने, ये नाम आ जाते हैं कि भैरवी कौन है, भैरव कौन है, गंगा कौन है और इसके अलावा केसरी कौन है। अगला है ग्रेटर नोएडा। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस नगर में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया। 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया। फिर अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। तो 24 से 26 जनवरी 2025 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह सम्मान प्रदान किया गया है। अब यह जो सम्मान है 6 व्यक्तियों को दिया गया है। ये अवध शिल्प ग्राम सम्मान है और ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। कब? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के समय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी को हुई थी। यूपी स्पेशल में आपने पढ़ा होगा। फिर 6 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। उनका नाम है कृष्णकांत शुक्ल जो कि वाराणसी के हैं, हिमांशु गुप्ता जो कि वृंदावन मथुरा के हैं, मनीष वर्मा कानपुर के हैं, कृष्णा यादव बुलंदशहर की हैं और कर्नल सुभाष देसवाल बुलंदशहर से हैं, डॉक्टर जयसिंह बहराइच से हैं। तो इन 6 लोगों को सम्मान दिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश एरोस्पेस रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। तो महाकुंभ प्रयागराज में हुई मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें यह नीति अनुमोदित की गई है। नीति का जो लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का
निवेश आकर्षित करना है। एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र के रोजगार में 1 लाख अवसर सृजित करने, ये 2 बातें कही गई हैं। अब रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 तक जो उत्पादन उसको दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का रखा गया है लक्ष्य। तो हम उत्पादन करेंगे 25 अरब अमेरिकी डॉलर और निर्यात करेंगे 5 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 में। तो 8 से 10 फरवरी 2025 को भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में ये आयोजित हुआ है। और यह जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र है, इसका जो मुख्य विषय है वह है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। अगला है जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025। तो फरवरी 2025 में महाकुंभ नगर प्रयागराज, जो कि अस्थायी एक जिला है 76वां, उसमें यह जनजाति सांस्कृतिक समागम हुआ है। इसको आयोजित किया गया है और देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासियों ने इसमें भाग लिया है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता। तो यह सिडनी में वेस्टर्न एक विश्वविद्यालय है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है। 3 जनवरी 2025 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिडनी नहीं है, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। तो दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। इससे पहले हमने अमेरिका का इलिनॉइस यूनिवर्सिटी का एक सुना है, इसके अलावा हमने डीकन विश्वविद्यालय का एक सुना है, एक और ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो ये 3 तो है ही हैं। अब इसका नया कैंपस जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित होने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में 15,000 मीट्रिक टन और सुल्तानपुर के हरियर में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया है। सहकारिता का मतलब ये है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टोरेज फैसिलिटी भी रहती है, इसलिए इसको इससे लिंक कर सकते हो आप। अगला, कुंभवाणी चैनल। तो 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 2025 में समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल, जो कि FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पे आएगा, उसका शुभारंभ किया है। तो ये कुंभ मेले पर कुंभवाणी का शुभारंभ हुआ है। अगला, 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश का जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाला विभाग है, MSME विभाग है, उसके द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय प्लेज योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। अब जो प्लेज है उसका फुल फॉर्म है प्रमोटिंग लीडरशिप एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर 2023 में ये प्लेज योजना शुरू की गई थी ताकि निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा सके, यानी कि कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए का ऋण दान दिया जा सके। अगला है गारंटी मोचन निधि की स्थापना, इसे देखते हैं। तो 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यावधिक यानी कि लेटेस्ट प्रतिदर्श योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला, CII एग्रोटेक इंडिया। तो CII यानी कि भारतीय उद्योग संघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री,
इसके द्वारा लखनऊ में ये आयोजित हुई है और उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन पहली बार हुआ है। और इसका जो मुख्य विषय है हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि सतत कृषि में इनोवेशन का इस्तेमाल करना, ये है इसका मुख्य विषय। अगला है पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा। तो 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ में, कहाँ पर, तो लखनऊ में नागरिकों के लिए प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा का शुभारंभ किया है। आगे अगला है कुंभ एआई यक चैटबॉट, यानी सहायक चैटबॉट। अब ये कुंभ का जो सहायक चैटबॉट है, अब उसमें उन्होंने उसका जो एब्रीविएशन इस तरीके से बनाया है कि सहायक लगे, लेकिन एआई को भी उन्होंने फिट कर दिया है। ये अब प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोलकर सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता हुई है। चैटबॉट का नाम सहायक है, ये जरूर याद रखिएगा, जो कि कुंभ में लाया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क। तो नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली में बनाए जाने की घोषणा की है। शामली कहाँ है, तो वेस्ट यूपी में पड़ता है, ये याद रखिएगा। लगभग 726.61 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क शामली जिले के कैराना तहसील का जो गांव झिंझान है उसमें ये बनाया गया है निजी टेक्सटाइल पार्क। और यह जो उत्तर प्रदेश में वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 है उसी के तहत इसको विकसित किया जा रहा है, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को भी उत्तर प्रदेश में फ्लरिश किया जा सके। अगला 8वां दीपोत्सव 2024। तो 30 अक्टूबर 2024 को पर्यटन विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा राम की पैड़ी अयोध्या में 8वां दीपोत्सव आयोजित किया गया है। अगला इसमें कहा गया है कि इसमें एक साथ 1121 लोगों द्वारा सरयू जी की आरती, जो कि अयोध्या की जो नदी है, अयोध्या में बहती, अयोध्या के किनारे से बहती है, वही सरयू नदी है, की आरती में और 25.12 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन का कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह प्रमाण पत्र सौंपा गया है। अब ये 8वां इस हिसाब से है कि 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे और उसके बाद दूसरे कार्यकाल में भी यही बने थे। ये तभी से चालू हुआ था और उसके बाद से लेकर अभी तक चलता जा रहा है, इसलिए 8th है। अगला उत्तर प्रदेश के पहले PPP यानी PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो बना हुआ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, यह महाराजगंज जिले के में है और यह राज्य के पहले PP मोड पर स्थापित है। और इसका उद्घाटन, इसका नाम है KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका नाम ये है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक से पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2024-25 से वर्ष 2029-30 एवं कुल ऋण की धनराशि 2,74,153.0 लाख रुपए तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन, जो कि उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन दिया गया है। अब इसको एक बार अच्छे से समझते हैं तोड़ कर। तो ये कह रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से पोषित एक उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है जिसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई है, जो कि जिसमें कहा गया है कि 2024-25 से 29-30 तक जो कुल ऋण है वो 2,74,153 लाख रुपए और परियोजना दिया जाएगा। और परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए
एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी कि एक एजेंसी अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ताकि वायु के प्रदूषण को कम किया जा सके। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र, इसे देखते हैं। तो 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बागपत जिले में इस केंद्र की स्थापना हेतु तहसील व परगना बागपत के ग्राम हरिया खेड़ा की ग्राम सभा में 1,0690 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, ताकि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र बनाया जा सके। कहाँ? बागपत जिले में। इसको याद रखना है आपको बस। और ये जमीन निःशुल्क दी गई है, 1 हेक्टेयर याद रख लीजिए अगर रख सकते हैं तो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है उसने इस अभियान के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। और इसमें कहा गया है कि इसका जो मेन उद्देश्य वह है कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित किया जाएगा स्वरोजगार मिशन के तहत, और इस मिशन में आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां यानी कि माइक्रो यूनिट की स्थापना की जाएगी। और इस योजना के संचालन के लिए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी है। ये एक एजेंसी है जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, जो कि जिला स्तर पर एक केंद्रीय एजेंसी है। ये इसकी नोडल एजेंसी रहेगी, यही इसका काम सुचारू रूप से देखेगी। अगला है उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024। 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद द्वारा इस नीति के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है कि यह नीति पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक का प्रयोग कर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने और प्रदेश को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित करने तथा अपशिष्ट प्रबंधन को कम करने और राज्य में बायोप्लास्टिक उद्योग की स्थापना और उसे गति प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। बायोप्लास्टिक उसे कहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होता है और कंपोस्टेबल होता है। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि अगर इसको आप वातावरण में फेंक देते हैं तो ये धीरे धीरे वातावरण में गलते गलते घुल मिल जाएगा वातावरण के साथ, तो यह वातावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा। कंपोस्टेबल का मतलब ये है कि इसको खाद्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या इससे कोई ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है यानी कि हम इसका रीयूज कर सकते हैं और इसी से हम रिडक्शन भी कर पाएंगे प्लास्टिक का, ये बात कही गई है इसमें। अगला सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में जो सूचना प्रौद्योगिकी है और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। अगला मोटे अनाज, मक्का, बाजरा, ज्वार, इनकी क्रय नीति को लेकर के एक निर्धारण प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष यानी खरीफ की खरीद और बेच के लिए 2024-25 में जो मूल्य समर्थन योजना यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP है, उसके अंतर्गत जो मोटे अनाज हैं मक्का, बाजरा और ज्वार, उनकी क्रय नीति के निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। और इसके अंतर्गत जो मक्का है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है वो 2225 रुपये, बाजरे का पर क्विंटल है, ये बाजरे का 2625 रुपये पर क्विंटल यानी हाइब्रिड वाले का, और जो ज्वार है मालदांडी जिसको कहते हैं उसका 3431 रुपये प्रति कुंटल। ये 3 हो गई। तो इसमें कहा गया है कि मक्के का जो रहेगा वो 2225 है, बाजरे का 2625, हाइब्रिड वाले का ज्वार का 3371 और ज्वार मालदंडी का 3421 रुपये, इतना रहेगा। तो ज्वार की 2 वैरायटी हैं, हाइब्रिड और मालदांडी। आप ये भी ना भी याद रखें तो बस इतना याद रखें कि इनके MSP को लेकर के कुछ बात कही गई है। और अगला है ग्रेटर नोएडा। तो 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य में ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया और इसका केंद्रीय विषय था
शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल। तो जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं तत्कालीन, उन्होंने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। 176 करोड़ की लागत से यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। ये याद रखिएगा, लागत भले ना याद रहे। 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहला तो 6 से 12 छात्र और छात्राएं दोनों की बात कही गई है। और देश में जो पहला सैनिक स्कूल है वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ था? तो 1960 में लखनऊ में था, जिसे उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद उन्होंने स्थापित किया था। अगला, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कैंपियरगंज है, महाराजगंज का इलाका, वहाँ पर जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। और जो ये जटायु हैं, यानी कि जो वल्चर जिसको कहते हैं, इसी को जटायु कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये वल्चर्स जो हैं गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। अब ये कैसे पता चला? तो IUCN करके एक इंटरनेशनल बॉडी है, उस बॉडी के तहत एक रेड लिस्ट जारी की जाती है फ्लोरा और फौना की। फ्लोरा यानी कि वनस्पति, फौना यानी कि जीव जंतु। अब ये जो फ्लोरा और फौना की जो ये रेड लिस्ट जारी की जाती है, उसमें संकट मुक्त, संकटपन्न, अति संकटग्रस्त, इस तरीके से अलग अलग श्रेणी के में अलग अलग श्रेणी में जो जंतु हैं उनको रखा जाता है, ताकि ये पता कर सके कि किसके कंजर्वेशन की आवश्यकता है। तो उसी में जो जटायु यानी जो वल्चर है, खासकर एशियन किंग वल्चर, इसको लेकर के हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा हुआ है इसको। इसी वजह से इनके संरक्षण के लिए विश्व का पहला यह केंद्र बनाया गया है कैंपियरगंज, महाराजगंज में। अब ये वल्चर का इतना ज़्यादा ह्रास क्यों हो रहा है, इतनी कमी क्यों हो रही है? उसका कारण है, एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। ये जो डाइक्लोफिनेक है, ये जानवरों को उनके दर्द के समय दी जाती है। अब जब जानवर मर जाता है तब भी इसके बहुत सारे अवशेष उनके खून में और उनके जो मांस हैं, उनकी अस्थियां हैं, उनमें ये रह जाते हैं। और गिद्ध का काम क्या है? गिद्ध मांसाहारी होते हैं, तो वे जानवरों का मांस खाते हैं। और ये जो मांस खाते हैं, इसी में ये जो दवा होती है डाइक्लोफिनेक, ये इनके शरीर में पहुंचती है और ये जो इनकी किडनी है उनको फेल कर देती है। दूसरा, एक नेक ड्रूपिंग करके भी एक घटना होती है इनके साथ। इनकी जो गर्दन है वो झूल जाती है, नीचे को गिर जाती है, तो नेक ड्रूपिंग भी होती है। इनकी जो गर्दन है वो नीचे गिर जाती है, तो ये भी इनके लिए एक बड़ी दिक्कत है। यानी गर्दन झूल जाने का मतलब ये है कि इनको पैरालिसिस हो जाता है। और ये जो जटायु संरक्षण का प्रजनन केंद्र है, ये 5 हेक्टेयर में निर्मित है। अगला, रोड टू स्कूल कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। इस निपुण मिशन को हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम में पढ़ा, एक बार आप देखना। रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। फिर यूपी इंटरनेशनल का ट्रेड शो। तो 2024 में नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ। यह इसका दूसरा संस्करण है। पहली दूसरी बात। तीसरी बात है कि पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। इस वर्ष जो इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम है वो है सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। और इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है। तो ये याद रखने की बात है। एक तो ग्रेटर नोएडा में हुआ, दूसरी बात दूसरा संस्करण है, तीसरी बात सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, ये बात। फिर अगला है वियतनाम जो है पार्टनर कंट्री है इसकी, ये बात। आगे, उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024। यानी उत्तर प्रदेश का जो राज्य, जैसे दिल्ली का है ना राजधानी, राज्य राजधानी क्षेत्र, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए भी है कि जैसे दिल्ली में NCR रीजन है,
उसी तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की इस तर्ज पर एक कुछ डेवलप किया गया है, उसके बारे में है। तो इसको मंजूरी दे दी गई है और ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उसी की तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन का प्रावधान है, SCR, स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे NCR में क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो इस तरह ये SCR है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के जो 6 जिले हैं जो लखनऊ से एकदम सटे हुए हैं, जैसे कि लखनऊ जो सेंटर में रहेगा, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, तो ये 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एरिया है जिसको SCR में शामिल किया गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया गया है जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे, ये बात कही गई है। फिर आगे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, उसे देखते हैं। तो 30 जुलाई 2024 को, चूंकि अभी पिछले साल नीट का पेपर लीक हुआ, फिर NTA UGC नेट का पेपर लीक हुआ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में RO का पेपर लीक हुआ जिसके लिए आप ये मैगजीन अभी तैयार कर रहे हैं जो री एग्जाम है उसके लिए। इस तरीके से बहुत से पेपर लीक हुए, तो उसी पेपर लीक BPSC का पेपर लीक हुआ, उसी के चलते उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को पारित किया है। 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। अब इसमें जो बातें हैं उनको समझते हैं एक एक करके। काफ़ी ज़्यादा बातें हैं और लगभग सब समझनी है क्योंकि कोई भी पॉइंट कहीं से भी बनकर आ सकता है। जो ये अधिनियम है इसमें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 था, जो पुराना था, उसके प्रावधानों में बदलाव कर दिया गया है और सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को रोकने हेतु कड़े प्रावधान किए गए हैं। फिर आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार, आपने किसी भी तरीके से परीक्षा को लीक करने की कोशिश की या उसमें नकल करने की कोशिश की, कोई भी आपने गलत धारणा से कुछ भी गलत किया, जैसे कि अनुचित व्यवहार, पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फिर अगली बात कह रहा है कि अधिनियम में उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरणों, निकायों और एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है ताकि होलिस्टिकली इस अधिनियम को इन जो परीक्षाएं हैं और इनके आयोग के साथ कवर किया जा सके ताकि ये घटना ना हो। अगला, इसमें जो है सरकारी नौकरियों के नियमितीकरण यानी कि रेगुलेशन तथा पदोन्नति के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी शामिल किया है। कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी पोस्ट पर थे सरकार में, आपको प्रमोशन चाहिए और वहाँ पर प्रमोशन में आने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपको ये XYZ एग्ज़ाम निकालना होगा और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको पेपर देना होगा। और आपने सोचा कि हमने तो तैयारी की नहीं है और हमें तो जाना चाहिए और किसी न किसी तरीके से जुगाड़ से हम निकल जाएंगे, तो अगर आप फंस गए तो यहाँ भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है, ये बात है। अधिनियम के तहत यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में परीक्षा संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी संलिप्त पाई जाती है, जैसे परीक्षा संस्थान जहाँ आपका सेंटर जाता है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी जैसे जो आयोग है या राष्ट्रीय आयोग कुछ भी है पाई जाती है, तो उसके कारण होने वाले वित्तीय बोझ की वसूली संबंधित व्यक्ति, संस्था, एजेंसी से की जाएगी। अब जैसे मान लीजिए परीक्षा पाई गई, पाने के बाद पेपर लीक हो गया, ये पता चल गया, तो इसका जो बोझ होगा दोबारा पेपर कराने का, उसकी जो वसूली है, या तो जिसने उस व्यक्ति ने लीक किया है उस आयोग या उस एजेंसी के अंदर या उस स्कूल के अंदर या सेंटर के अंदर, उससे वसूलेंगे, या कोई एजेंसी है या स्कूल है उससे वसूला जाएगा। फिर अगली बात कही गई है कि परीक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली जो कंपनी है या सेवा प्रदाता है उसको हमेशा के लिए
काली सूची में डालने का प्रावधान किया गया है। अगर एक बार भी ये पता चल गया कि इस विद्यालय या इस एजेंसी ने पेपर लीक कराया है, उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फिर अधिनियम में कहा गया है कि छात्रों को कारावास या जुर्माने की दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया। आपने अगर इस तरीके की हरकत की और अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको जुर्माना या दंड की परिधि में अभी तक नहीं रखा गया है। हालांकि ये कहा गया है कि अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा और उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा, ये बात कही गई है। तो इसी तरीके से हमने अपना ये जो उत्तर प्रदेश का जो स्पेसिफिक परिदृश्य वाला जो हिस्सा है इस मैगजीन में, उसको हमने ख़त्म कर लिया है और ये सारे के सारे आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम अभी नए हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, हमसे जुड़िए, हमें आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।